गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम देखेंगे आगे के करने वाले हैं कि अमाशय और ग्रास नली के बारे में देखेंगे कि अमाशय क्या है और ग्रास नली क्या है। तो जब मुख गुहा से भोजन ट्रेवल करता है तो ट्रेवल करने के दौरान एक पाइप से गुजरना होता है। यह पाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पाइप को ही ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली। तो इस ग्रास नली जो है तो इसे क्या कह रहे हैं हम? ग्रास नली कह रहे हैं। तो यह जो ग्रास नली है, ग्रास नली है ये, ग्रास नली, तो इसे कहेंगे ग्रास नली है ये, ग्रास नली है। अब इस ग्रास नली में होता क्या है, जब भोजन मुंह से चबाता है तो चबाने के बाद जब निगलता है तो ग्रास नली में एक प्रकार की क्रिया होती है जिसे कर्मानुकुचन कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि ग्रास नली है क्या। तो ग्रास नली को यदि देखें तो ग्रास नली ग्रास नली में हो क्या रहा है, तो ग्रास नली में लिखेंगे यह एक प्रकार की लंबी पाइप नुमा संरचना होता है। यह लंबी पाइप नुमा संरचना है। यह एक प्रकार का लंबी पाइप नुमा पाइप के समान संरचना है जो भोजन को मुख गुहा से अमाशय से तक ले जाता है। अब जब अमाशय तक ले गया तो अमाशय तक ले जाने के दौरान भोजन में उस फूड पाइप में यानी ग्रास नली में कर्मानुकुचन की क्रिया होगी। तो अगर देखें तो कहेंगे कि इसमें क्या होता है, तब भोजन को कर्मानुकुचन की प्रक्रिया, भोजन को कर्मानुकुचन प्रक्रिया के द्वारा यह भोजन को अमाशय तक धकेलता है। यह भोजन को अमाशय तक ले जाता है। अब आगे देखते हैं तो हम अमाशय के बारे में देखने वाले हैं कि अमाशय है क्या। अगर आप अमाशय को देखिएगा तो अमाशय में देखें तो आगे हम कि अमाशय क्या है, तो अमाशय एक थैली नुमा संरचना है लगभग। अब देखिएगा तो अमाशय क्या है, एक थैली नुमा जो दिखाई दे रहा है, तो ये जो संरचना आपको दिख रहा है यह थैली नुमा संरचना ही क्या है, अमाशय है। और यह थैली नुमा संरचना जो दिख रहा है यही क्या है, अमाशय। अब अमाशय को बनाए हम तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है अमाशय। तो आगे का नेक्स्ट टॉपिक होगा आमाशय। अब अमाशय है क्या, तो अगर आप इसे देखिएगा तो लगभग कुछ इस तरह की संरचना है। यह फूड पाइप आया और यहाँ से कुछ इस तरह की संरचना ड्रॉ होता है। अब यह जो अमाशय है, अमाशय का 3 भाग होता है। एक ऊपरी भाग है और एक मध्य बीच वाला भाग और एक निचली वाला भाग है। जो ऊपरी भाग है इस भाग को कार्डियक कहते हैं।
कार्डियक, कार्डियक कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। इसे फुंडिक कहते हैं, बीच वाला भाग को। इसे क्या कहते हैं? फुंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फुंडिक। और इसे पाइलोडिक कहते हैं। इसे पाइलोडिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाइलोडिक कहते हैं। तो अमाशय का कितना भाग है? 3 भाग है। जो सबसे ऊपरी भाग है इसे कार्डियक या कार्डियक कहते हैं। जो बीच वाला भाग है उसे फुंडिक कह रहे हैं। जो निचला भाग है उसे क्या कह रहे हैं? पाइलोडिक कह रहे हैं। यहाँ से अमाशय जो है छोटी आंत से जुड़ जाती है। इससे कहाँ जुड़ जाती है? छोटी आंत से जुड़ जाती है। तो अगर आप इसे देखिएगा तो लगभग जी आकार या यू आकार की संरचना बना रही है और एक थैला है, पन्नी जैसे थैला के समान है। तो अगर हम लिखते हैं कि यह क्या है तो कहते यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो आहार नाल का यह एक थैलीनुमा संरचना है जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। सबसे चौड़ा भाग होता है। चौड़ा भाग होता है। अब सबसे चौड़ा भाग है जिसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरती है। तो जिसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरती है। 3 से 4 घंटे तक ठहरती है। कितने? 3 से 4 घंटे तक। अब अमाशय के कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। तो अमाशय के देखें तो अमाशय की 3 प्रकार है। अमाशय कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांट सकते हैं हम अमाशय को। तो अमाशय को 3 भाग में बांटे तो इसका 3 भाग है अमाशय का। अमाशय का कितना भाग है? 3 भाग। तो अमाशय का लगभग कितना भाग है? अमाशय का 3 भाग है। अमाशय को लिखिए, को 3 भागों में बांटा जाता है। भागों में बांटा गया है। अब जो पहला भाग है सबसे ऊपरी भाग यह कार्डियक है। तो पहला भाग क्या हो जाएगा? कार्डियक। तो पहला भाग कार्डियक हो जाएगा। दूसरा भाग फुंडिक। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? फुंडिक है। तीसरा भाग क्या है? पाइलोडिक है। अब इन तीनों भागों में देखें तो इन पूरे अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती हैं जिनसे जठर रस का स्राव होता है। तो अमाशय कितना भाग है? 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोडिक। आगे चलें तो अमाशय में एक प्रकार की एंजाइम बनती है जिसे हम कहते हैं, इस एंजाइम को एंजाइम और अमाशय रस स्राव होता है। तो इसे देखते हैं तो कहते हैं अमाशय के जठर ग्रंथि, अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। ग्रंथि से जठर रस का स्राव
स्राव होता है, जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। अब इन जठर रस में देखें तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और इसमें एक एंजाइम इरिप्सिन स्राव होता है। तो जठर रस में क्या होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है, तो यह जो जठर ग्रंथि है इसका सूत्र एसिल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह भोजन के साथ कुछ ऐसे जीवाणु होता है जो लार से बच जाता है। तो अब इसमें अम्लीय मध्यम प्रदान करेगा। अम्लीय मध्यम प्रदान करता है दो कारणों से, क्योंकि यह एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, चाहे भोजन को सड़ने से भी रोकता है और दूसरा बात जो भोजन के साथ कुछ सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया आए होते हैं उसे मार देता है और भोजन को सड़ने नहीं देता है। और एक प्रोटीन है इरेप्सिन प्रोटीन, भले इरेप्सिन एंजाइम, इरेप्सिन प्रोटीन है, इरेप्सिन एंजाइम, इस इरेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है ताकि प्रोटीन का पाचन संभव हो सके। तो इसमें पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह क्या कर रहा है, तो यह जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, यह जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, स्रावित होता है, जो भोजन को सड़ने से बचाता है, जो भोजन को सड़ने से बचाता है तथा भोजन के पाचन के लिए भोजन में उपस्थित या भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है और भोजन के पाचन के लिए अम्लीय मध्यम भी तैयार करेगा ताकि भोजन का पाचन सही से हो सके। और जो पेप्सिनोजेन था उस पेप्सिनोजेन को सक्रिय करेगा, मतलब पेप्सिन को सक्रिय करेगा जो प्रोटीन का पाचन कर सके। तो आगे देखें तो यह भोजन को सड़ने से बचा रहा है और भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीव को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। अब इसी जठर रस में एक पाया जाता है इरेप्सिन एंजाइम, का यह है इरेप्सिन एंजाइम। तो यह इरेप्सिन एंजाइम जो है भोजन में आए प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें कि यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अमाशय से ही भोजन का पाचन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो कभी कभी आपको एक नंबरिया भी बन जाएगा एमसीक्यू कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कहाँ से, अमाशय से।
अब ये जो इरेप्सिन एंजाइम है यह निष्क्रिय अवस्था में होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करता है। तो कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय 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 इरेप्सिन को अच्छा होगा कि यहाँ लिखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल निष्क्रिय 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 इरेप्सिन को सक्रिय इरेप्सिन में बदलता है, इरेप्सिन को सक्रिय कर देता है, को सक्रिय कर देता है जो प्रोटीन पर क्रिया कर जिससे वह प्रोटीन को पचा सकता है, कर देता है, जिस कारण यह प्रोटीन को जिस कारण यह प्रोटीन पर क्रिया कर पाता है। नेक्स्ट देखें तो आगे अब यह म्यूकस, इससे क्या स्राव हो रहा है, म्यूकस भी। अब म्यूकस क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाईली क्षमता के है, मतलब इसमें हाइड्रोजन की क्षमता अधिक है। अगर हाइड्रोजन का पावर अधिक है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय की दीवार को नष्ट कर सकता है। तो अमाशय की दीवार नष्ट न हो इसके लिए इसमें एक म्यूकस का स्राव होते रहता है। इसके चारों ओर देखें तो आप देखिएगा कि इसके चारों ओर म्यूकस का एक लेयर लग जाता है ऊपर परत पर। तो जो म्यूकस का एक लेयर लगेगा, यह म्यूकस का जो लेयर है इसकी आंतरिक परत की सुरक्षा के लिए स्राव होता है, जो इस अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नष्ट होने से बचाता रहता है। तो पहला बात कि जो ये म्यूकस का स्राव करेगा तो म्यूकस का इससे स्राव होगा, क्या होगा, म्यूकस का स्राव। तो म्यूकस का जो स्राव होगा तो इससे क्या निकलेगा, म्यूकस निकलता है। अब म्यूकस जब निकलेगा तो म्यूकस क्या करेगा, यह अमाशय की आंतरिक परत को सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या कर रहा है, अमाशय के आंतरिक परत को 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 सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो म्यूकस का स्राव हुआ, यह म्यूकस क्या कर रहा है, तो जो अमाशय है इस अमाशय की आंतरिक परत पर एक लेयर बना लेता है, और जब लेयर बनाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे नुकसान नहीं कर पाएगा। अन्यथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक क्रियाशील अम्ल है, मतलब इसकी क्षमता बहुत है, यह किसी भी चीज को गला सकता है क्योंकि इसका पीएच मान बहुत ही कम होता है। इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, म्यूकस का स्राव। अब इस म्यूकस से क्या हो रहा है, इस पर एक सुरक्षा का लेयर लग रहा है जिससे यह अमाशय क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा है। अब इस अमाशय में जो भोजन आया था वह भोजन अब काइम कहलाएगा। तो अमाशय में जो गीला भोजन है उसे काइम कहेंगे। तो क्या कहेंगे, अमाशय में उपस्थित गाढ़े भोजन को अमाशय में उपस्थित
उपस्थित भोजन को अर्धपचे भोजन को अर्धपचे भोजन को काइम कहते हैं। काइम, अर्धपचे भोजन को काइम कहते हैं। काइम कहते हैं। अब यह काइम कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। एक बार हम आपको दिखाते हैं। अब यह काइम जो है छोटी आंत में जाएगी। कहाँ जाएगी? छोटी आंत में। यहाँ अमाशय है, अमाशय से आगे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये छोटी अमाशय से निकला, अभी छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। अमाशय से कहा जा रहा है छोटी आंत में। तो यहाँ ये पूरा क्या था? अमाशय। यह अमाशय था। ये क्या है? अमाशय है। और इस अमाशय से निकला भोजन अब कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अभी छोटी आंत में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर जो अमाशय का पार्ट था यह पाइलोरिक, तो यहाँ पर जो छिद्र पाया जाता है उसे पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? पाइलोरिक छिद्र। तो यहाँ पर एक छिद्र होगा जिसे पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। पाइलोरिक छिद्र क्या है? पाइलोरिक छिद्र है। अब इस पाइलोरिक छिद्र से ही क्या जाएगा? भोजन अब छोटी आंत में प्रवेश करेगा। परंतु आप यहाँ देखिएगा तो यह एक किडनी है। क्या है? किडनी है। अब यह किडनी से एक बाइल जूस इसमें आके निकलेगा और ये अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। जो पत्ता का समान दिखाई दे रहा है अग्नाशय है। यहाँ आप देख लीजिए, इसमें दिखा देते हैं आपको। जो ये देख रहे हैं आप, यह अमाशय है। अब यह जो आप जाएगा ये छोटी आंत, यहाँ पर अग्नाशय रहता है। और ये जो देख रहे हैं आप, यह यकृत है। यकृत से एक नली इसमें जुड़ती है। जो अमाशय में जो भोजन अम्लीय था, यहाँ पर अम्लीय भोजन था। क्या था? भोजन कैसा था? अम्लीय। तो यहाँ अम्लीय भोजन था। अम्लीय भोजन था, या अम्लीय काइम भोजन नहीं कही उसे, काइम, अम्लीय काइम था। तो जो अम्लीय काइम आया था, अम्लीय काइम, अब इस अम्लीय काइम को अम्लीयता को नष्ट करेगा, ताकि जब अम्लीयता नष्ट होगी तभी तो इस पर जो अग्नाशयी रस आएगा या छोटी आंत की जो आंतरस है वह क्रिया करके भोजन को पचाएगा। तो इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। अमाशय के बारे में और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा हो गया, अब और भी हम पढ़ेंगे आगे की कैसे कैसे आगे क्रिया होगी। तो अगर देखें तो यह जो क्रिया हो रही थी अग्नाशय में, यही म्यूकस था। म्यूकस लिख सकते हैं आप कि म्यूकस क्या कर रहा था और क्या नहीं कर रहा था। तो म्यूकस क्या है? तो लिखेंगे कि यह अमाशय के आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। और तो इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है छोटी आंत। तो पहले छोटी आंत पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किडनी क्या है, किडनी नहीं, लीवर क्या है, लीवर क्या है और अग्नाशय क्या है। इन दोनों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग छोटी आंत में प्रवेश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।